हेलो स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। तो उसमें हम समाज, आसपास, मित्र, वातावरण, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, परिवार के बारे में। तो आज हम देखते हैं पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का मुख्य बिंदु क्या है, कि उससे सबसे पहले पर्यावरण में या जो बालक है उसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले बालक कहाँ से सीखता है, परिवार। तो आज हम पढ़ेंगे परिवार और समाज की भूमिका के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे परिवार और समाज का क्या इसमें उद्देश्य है, इसके क्या क्या इस पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो बालक का क्या है, प्रथम पाठशाला बालक की क्या होती है, परिवार ही होती है। तो परिवार में क्या पाए जाते हैं, बालक अपने जो नैतिक गुण है उनका विकास कहाँ से होता है, परिवार से। तो बालक का परिवार ही नहीं, अनेक संस्थाएं हैं जहाँ बालक के सामाजिक गुणों का विकास होता है। सबसे पहले क्या बताया, परिवार, फिर क्या है समाज, फिर वातावरण। ऐसे धीरे धीरे बालक जब संपर्क में आएगा किसी भी चीज के या किसी भी क्षेत्र में, तो उससे क्या होगा, सामाजिक गुणों का विकास होगा। तो इसके अंतर्गत क्या है कि परिवार में रहते हुए बालक क्या करते हैं, अपने रिश्ते नाते, परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति, अनेक जो सामाजिक परंपराएं हमारी संस्थान जैसे इनमें स्रोतों से शिक्षा ग्रहण करता है। बालक क्या कर रहा है, अनेक प्रकार की चीज़ों से, जिसमें हमारे रीति रिवाज हैं, परंपरा हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, अनेक जो स्रोत है उनसे क्या कर रहा है बालक, शिक्षा प्राप्त या कुछ नया ज्ञान सीख रहा है। बालक जन्मजात क्या होता है, उसके पास एक परिवार के एक सीमित उसके पास कुछ शब्दों का भंडार पाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, जब वह परिवार के अन्य सदस्यों, पापा मम्मी है, दादा दादी है, नाना नानी है, उनके संपर्क में आएगा, फिर क्या करेगा, वो उनकी भाषा, उनके साथ आपस में हाव भाव व्यक्त करने लगेगा। आगे क्या होगा, फिर बाहर जाएगा, समाज में अनेक सामाजिक संस्थान है उनमें जाएगा, तो उन्हें क्या करेगा, बच्चे का मानसिक और बौद्धिक विकास होगा। तो उसके प्राप्त अनुभवों को क्या करता है बालक जो रीति रिवाज, परंपराओं द्वारा, जो अनेक स्रोतों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो क्या कर रहा है, स्वयं अनुभव करके सीख रहा है। उनमें क्या कर रहा है, स्वयं अनुभव कर रहा है। स्वयं अनुभव कैसे, जो चीज़ वो एक देख रहा है, एक सुन रहा है, एक पढ़ रहा है या लिख रहा है, तो उसके द्वारा क्या कर रहा है, स्वयं करके सीख रहा है। तो स्वयं के अनुभवों द्वारा क्या कर रहा है, सीख रहा है, उसे स्वयं के अनुभवों की प्राप्ति हो रही है। अब देखते हैं शिक्षक की भूमिका भी क्या होती है। अब बालक की पहली भूमिका क्या हो गई, परिवार। दूसरा कहाँ से सीख रहा है बालक, परिवार और समाज से। दूसरा कहाँ जाएगा, विद्यालय। और विद्यालय में जाएगा तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है, बालक में एक मार्गदर्शन। शिक्षक क्या करता है, बच्चे को मार्गदर्शन देता है, बच्चे को एक मार्गदर्शन देता है, उसे कुछ उसके जो पूर्व ज्ञान जो परिवार और समाज में सीखता है उसके आधार पर उसे विद्यालय में क्या करता है, नवीन ज्ञान प्रदान करता है। तो नवीन ज्ञान, बच्चे के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान। तो शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। शिक्षक क्या करता है, हर बालक को सीखने के अवसर देकर क्या करता है, बालक की समस्याओं को सुलझाने के अवसर प्रदान करता है। विद्यालय में शिक्षक क्या कर रहा है, एक मार्गदर्शक। बच्चे का क्या कर रहा है, शिक्षक होता है मार्गदर्शक। बच्चे का क्या कर रहा है, मार्गदर्शन। अब मार्गदर्शन किस प्रकार का है, जब बच्चे के सामने अगर किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी हो गई तो उसे सुलझाने का प्रयास कर रहा है। कि जितना एक शिक्षक को अनुभव है वह क्या कर रहा है, बच्चे की समस्याओं का समाधान कर रहा है। तो शिक्षक क्या हो गया, एक मार्गदर्शक। तो आगे देखते हैं कि शिक्षक हर बालक को सीखने के अवसर देकर बालक की समस्या सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो बालक जब वातावरण के संपर्क में आता है तो उसे संघर्ष करता है और उसे महसूस करता है। अब बालक विद्यालय में गया, वातावरण के संपर्क में क्या हुआ, उन्होंने अनेक परिस्थितियां देखी। तो परिस्थिति से क्या करता हुआ, संघर्ष करता हुआ क्या कर रहा है, बच्चा आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, सीखने की प्रक्रिया में समाज और परिवार की मूल्य भूमिका, बच्चे की खोजी प्रवृत्ति होती है। अब बच्चे क्या होते हैं, खोजी प्रवृत्ति। जब वातावरण में जा रहा है, उसे नई परिस्थितियां देख रहे हैं, परिस्थिति से संघर्ष कर रहा है, तो बालक में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाएगी, खोजी प्रवृत्ति, यानी जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा। अब जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा तो बालक को क्या होगा, कुछ नया सीखने की, उसके बारे में अनेक प्रकार के सवाल करता है। जैसे बालक ने कोई कुर्सी या टेबल देख लिया, पंखा देख लिया, तो बालक के मन में अनेक प्रकार के सवाल उठेंगे। पंखा कैसे घूम रहा है, किस प्रकार घूम रहा है, ऐसे यही क्यों घूम रहा, और चीजें नहीं घूम रही, तो उनकी तुलना करेगा। तो बच्चे में कौन सी प्रवृत्ति आएगी, जिज्ञासु प्रवृत्ति। जिज्ञासु प्रवृत्ति आएगी तो बच्चे में क्या, खोजी प्रवृत्ति कारण क्या करेगा, अनेक प्रकार के सवाल करेगा। अब आगे देखते हैं हम कि
उन्हें सवाल पूछने के अवसर उपलब्ध कराना, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने वाले सवाल पूछना, उनकी जानकारी को व्यवस्थित करना। अब शिक्षक एक मार्गदर्शक का काम कर रहा है तो क्या कर रहा है, सवालों को बढ़ा रहा है। तो उन्हीं सवालों से क्या कर रहा है, अनेक सवाल और निकलवा, अनेक प्रश्न पूछ रहा है कि बालक को क्या कर रहा है। जैसे हम कोई प्रकरण ले लिया परिवार का, तो परिवार के बारे में सबसे पहले हम उसे बच्चे से पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या करेंगे, 2-4 प्रश्न ऐसे करेंगे कि बच्चे को परिवार का जैसे पता है कि नहीं है, कि बच्चे को पिछला ज्ञान, जो पिछला परिवार से पहले जब बच्चा एक जन्म लेता है तो वह किस किस के संपर्क में आता है, इतना बच्चे को अगर ज्ञान है तो हम क्या करेंगे, आगे परिवार का प्रकरण पढ़ाने में स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया कि बच्चे के सवालों को बढ़ाएंगे, बच्चों को अनेक प्रकार की शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने वाले सवाल पूछेंगे, जानकारी को व्यवस्थित करेंगे। तो बच्चे में क्या होगा, एक ये शिक्षक का क्या हो गया, कार्य। तो बच्चे का मनोबल बढ़ेगा, तो बच्चे में क्या, अगर बच्चे को पॉजिटिव यानी सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा तो बच्चे के अंदर क्या आएगी, एक अलग और कुछ नया सीखने की आएगी। तो आगे देखते हैं कि अध्यापक के रूप में मार्गदर्शक की भूमिका हो रही है, तो उसमें अधिगम करवा रहा है शिक्षक, तो एक सीखने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। आगे क्या करना चाहिए, सिर्फ जानकारी देने में काफ़ी अंतर, सुझाव और संकेत देकर वह उस अवधारणा को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाएं, जिससे क्या होता है, बालक का मानसिक विकास होता है। शिक्षक क्या करेगा, उसे कुछ नई जानकारियाँ देकर, नए नए क्षेत्र की जानकारियाँ देकर उसके बच्चे का मानसिक विकास को बढ़ाएंगे। अब अगला देखते हैं हम, ये हो गया हमारा परिवार समाज के बारे में कि बच्चा परिवार समाज विद्यालय वातावरण से किस प्रकार सीख रहा है। तो हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए फिर बच्चे को अगर इनका वातावरण सही तरीके से, तो बच्चे को क्या करना चाहिए, श्रम की गरिमा, यानी उसके बच्चे के विद्यालय में समाज में एक व्यक्ति को अपने श्रम की गरिमा यानी मेहनत द्वारा किस प्रकार धन कमाया जाने या किस प्रकार मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चे को ऐसा ज्ञान कब प्रदान करना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को क्या करना चाहिए, स्कूली जीवन में ऐसी चीज़ों के उसमें आदर्शता नैतिकता का विकास, बच्चों में सही तरीके की भावना, खेल कूद की भावना। तो बच्चे जब सक्रिय रहेंगे तो उसमें क्या आएगी, ऑटोमेटिक ही श्रम की गरिमा। अब श्रम की गरिमा में आदर्श जीवन का मूल मंत्र किसे माना गया है, श्रम को। आदर्श जीवन का मूल मंत्र श्रम। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, हमारा रोजगार कैसे चलेगा, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। तो हमारा आदर्श जीवन का मूल मंत्र क्या हो गया, श्रम, यानी मेहनत करना। तो आगे देखते हैं हम कि मानव में निरंतर श्रम से ही विकास का पद प्रशस्त किया है। तो मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती है, उसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। हमारी जो आवश्यकताओं की पूर्ति से तो नहीं बैठे बैठे हमें सब कुछ मिल जाता है, खा लिया पी लिया। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, मेहनत। मेहनत क्या होगा, हमें कोई रोजगार ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारी क्या होंगी, आवश्यकताओं की पूर्ति पूरी होंगी। तो लेकिन कोई भी मनुष्य सही कार्य नहीं कर सकता, सभी कार्य, क्योंकि इतना दक्ष तो कोई मनुष्य होता नहीं कि वो सारे काम खुद अकेला एक साथ कर सकता है। तो वह अपने जिस क्षेत्र में उसकी रुचि होगी, तो हम एक शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो बालक को क्या करते हैं, 10वीं तक कोई किताब, 10वीं तक उसे सारी चीज़ों का, सारे विषयों का सामान्य ज्ञान हो गया। लेकिन आगे जाकर क्या करता है, वह अपने रोजगार के हिसाब से क्या देखता है, अपने रुचि के अनुसार विषय को चुनता है। रुचि के अनुसार विषय को चुनेगा, उसी क्षेत्र में वो अव्वल होएगा, तो आगे जाकर क्या करेगा, उसी क्षेत्र में उसे कोई रोजगार की प्राप्ति होगी। तो विषय के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार क्या होगा, तो इतना समय होता है कि नए कार्य करने में दक्ष होता है। अब विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से भी हम अनेक बालकों के मध्य क्या करते हैं, उनके अंदर अनेक पहलू हैं, उनको तलाशने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कोई जैसे कोई कंपटीशन रख दिया या कोई ऐसी प्रतियोगिता रख दी, तो उसके आधार पर हम बच्चे का बेस जानते हैं, उनके कि भाई कितने % आते हैं, तो उनके आधार पर, या कुछ ऐसे जैसे उनकी रुचि देख रही है तो उन सब्जेक्ट के अनुसार क्वेश्चन दे दे कि बच्चा जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे कर रहा है उसकी रुचि क्या हो गई, उसी विषय के प्रति उसकी रुचि अधिक हो गई। तो ये क्या हो गया हमारे एक जाँचने का। तो शिक्षक के अनेक कार्य हैं, तो बच्चे में रुचि जागृत करने का। और बालक किसी वस्तु के साथ खेलते हैं, तो अब किसी वस्तु जैसे गेंद के साथ खेल रहे हैं तो बच्चे, और बॉल बैट है, तो उसके अंदर बच्चे में क्या भावना आएगी, ये बॉल है और किस काम में आ सकती है, इसे हम और, तो ये जानने का क्या करेगा बच्चा, प्रयास करेगा। प्रयास किस प्रकार करेगा कि ये बॉल है, ये बैट है, तो हम इसको किस प्रकार खेल सकते हैं, इससे और कोई खेल भी हो सकता है क्या, ये किस प्रकार किसने बनाई। तो बच्चे को बताया पहले जिज्ञासु प्रवृत्ति हो, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति होगी तो उनके मन में अनेक सवाल आएंगे एक चीज़ के प्रति। तो इससे क्या होगा, साथ ही क्या करते हैं, अब
उसके बारे में तो अनेक प्रयास कर रही हैं बात करके, लेकिन उसमें आगे क्या होगा कि इसके आगे हमारे क्षेत्र में क्या उपयोग है, इस खेल को खेलने से हमारे शारीरिक विकास किस प्रकार होगा, हमारा मानसिक विकास किस प्रकार होगा। तो खेल तो उसकी एक कला हो गई, उसके साथ ही वो क्या कर रहा है कि आगे जाकर अपने शारीरिक विकास की क्षमताओं का भी पता लगा रहा है। अब छात्रों को श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने के लिए अध्यापक को क्या करना पड़ता है, स्वयं को आगे आना पड़ता है। अब हम जिस प्रकार कोई विद्यालय में कोई काम है तो बच्चों से हम वो काम करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद को आगे आना होगा, फिर बच्चों के साथ लगना, उसे इस प्रकार समझाना होगा कि कोई बच्चा हीन भावना से ग्रस्त ना हो कि ये हमसे काम करवा रहे हैं या करवा। तो उसके लिए अध्यापक को क्या करना होगा, खुद को आगे आना होगा, खुद को सबसे पहले उस काम की शुरुआत करने की। तो बच्चों में क्या आएगी, आदर्श भावना आएगी। तो छात्रों को यह समझाना चाहिए कि श्रम करने से हमारा स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, मेहनत करने से हमारा क्या कर रहा है, स्वास्थ्य पर प्रभाव अच्छा पड़ रहा है। स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। एक क्या हो रहा है, हमारे समाज में हमें क्या मिलेगा, समाज में आदर मिलता है, यानी हमें प्रतिष्ठा की भावना से देखा जाता है। हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके प्रति हम ही नहीं, हमें खुद को तो जो अनुभव हो रहा है, लेकिन दूसरे भी कहेंगे हाँ समाज के लिए अच्छा काम करा या इसमें ये आदत अच्छी है। तो अब इसके आगे के साथ ही छात्रों में आत्मसंतोष उत्पन्न करना होता था, एक विशेष सुख की। अब छात्र जो समाज में आदर मिल रहा है तो उन्हें क्या होगा, आत्मसंतोष की प्राप्ति। आत्मसंतोष की प्राप्ति होगी तो उन्हें बच्चों को क्या होगा, एक सुख की प्राप्ति, यानी बच्चों को। अब देखते हैं कि श्रम करते समय महत्वपूर्ण विशेष क्या है। परिश्रम में क्या करना चाहिए, हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए तथा ऊंच नीच की भावना को भी हमें इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तू इस जात का मैं इस जात का हूँ, तो ये हमारे बच्चों में क्या हो जाएगी, हीन भावना से ग्रस्त हो जाएंगे। तो छात्र क्या कर पाएंगे फिर, उनमें अगर हीन भावना से ग्रस्त हो जाएंगे तो मेहनत करने की तो क्या उसमें तो आपस में द्वेष भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो विद्यालय में कोई प्रतिष्ठित परिवार का छात्र तो कोई सामान्य परिवार का। अब ये देखो बालकों में क्या करना चाहिए, ऊंच नीच की भावना को मिटाना चाहिए। ऊंच नीच की भावना को मिटाना चाहिए। अगला है कि कोई अगर बड़े परिवार से या कोई सामान्य परिवार से, तो उसमें भी बच्चों में क्या है, ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए हम बड़े परिवार से तू छोटा परिवार से। तो इससे क्या होगा, बच्चों में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, सौहार्दपूर्ण भावना विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसमें क्या है, और अगला क्या है इसमें, भ्रातृत्व में वृद्धि, भाईचारे की भावना, भ्रातृत्व में वृद्धि। तो इसमें ऊंच नीच वाली भावना खत्म हो जाएगी। या सामान्य परिवार, एक बड़े परिवार में जो प्रतिष्ठित परिवार का है उसके अंदर अगर दोनों में आपस में द्वेष रहेगा तो उनमें क्या हो जाएगी, भाईचारे की भावना क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऊंच नीच की भावना को मिटाना चाहिए, बड़े छोटे परिवारों की भावना को मिटाना चाहिए। तो उससे हमारे क्या फायदा हो रहा है, भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना में वृद्धि हो रही है। अब देखते हैं कि वास्तव में विद्यालय अवस्था में छात्र जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, अब जो विद्यालय में जो एक छोटे हम प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर देखते हैं, जो बालक को हम संस्कार दे रहे हैं, जो बालक को संस्कार प्राप्त हो रहे हैं, बालक की उम्र में, इस उम्र में जो उसने अच्छा सीख लिया वो उसे उम्र भर याद रहता है, यानी आगे जाकर भी उसे याद आते हैं वो स्कूल के दिन, कि उस समय जो बच्चा जो एक आदर्श नैतिकता, आदर्श संस्कार सीखता है वो क्या रहते हैं, उसे पूरे जीवन भर याद रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, श्रम के प्रति छात्रों में निष्ठा उत्पन्न करने में विद्यालय परिवार का बड़ा योगदान है। अब श्रमदान करने वाले छात्रों के लाभ देखते हैं। श्रमदान करने वाले छात्रों के लाभों में उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खेलकूद की भावना विकसित होएगी, वातावरण स्वच्छ रहेगा। अब जब बच्चे मेहनत करें तो अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे, और कठिन कार्य को सरल करने का रास्ता, कोई कठिन कार्य उन्हें नहीं समझ में आ रहा तो सहयोग से आपस में जब बच्चे समूह में रहेंगे तो उस कार्य को क्या करने में सरलता रहेगी उनको। आगे मिलजुल कर कार्य करने की भावना में वृद्धि, स्वच्छ रहने की आदत, खुद पर भी क्या करेगा, अगर वो वातावरण को, समाज को या एक दूसरे को समझता का तो उसमें खुद में भी क्या आएगी, एक स्वच्छ रहने की भावना उत्पन्न होगी। ये हो गया हमारा परिवार और समाज की भूमिका का बंटवारा और हमारी श्रम की गरिमा। ये दोनों क्या है, हमारे पर्यावरण जीवन के मुख्य विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। अब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम जैव विविधता। अगला हमारा टॉपिक है जैव विविधता। थैंक यू।